हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं कि कोमा पेशेंट्स के अंदर हम लोग पोजीशन कैसे कराएंगे या बैक केयर कैसे करेंगे या उनकी बेडशीट वगैरह कैसे चेंज करेंगे जिससे कि उनको बेड सोर ना हो। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोमा पेशेंट्स क्योंकि काफ़ी दिनों तक बेड रिडन होते हैं, बेड पे ही रहते हैं, तो उनके अंदर बेड सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बेड सोर में फिर इन्फेक्शन होकर पेशेंट की डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। तो बेड सोर को प्रिवेंट करना कंपैरेटिवली इजी है ज़्यादा देन कि हम बेड सोर हो जाए और उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप इसको देखिए और फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है। आज हमारे साथ में सिस्टर गौरी हैं जो कि दिखाएंगी कि पेशेंट की बेडशीट कैसे चेंज करते हैं कोमा पेशेंट की, और साथ में सिस्टर सरिता है और आपका क्या नाम है? अंजना सिस्टर हैं। ये दिखाएंगे आपको कि पोजीशन कोमा पेशेंट में कैसे किया जाता है जो कि कॉन्शियस नहीं होता। ठीक है सिस्टर, आप दिखाइए कैसे आप बेडशीट चेंज करते हैं, पहले वो दिखाइए। ये देख रहे हैं आप कि पेशेंट को साइड में करवट दिला रहे हैं। एक सिस्टर ने पकड़ा हुआ है, बाकी दो सिस्टर बेडशीट को रोल करके पेशेंट के नीचे डाल रही हैं और एट द सेम टाइम अंजना सिस्टर ने ऑलरेडी एक बेडशीट तैयार कर रखी है जिसके कॉर्नर्स पे इन्होंने शायद गांठ लगाई हुई है ना सिस्टर? हाँ सर जी, इन्होंने गांठ लगाई है जिससे कि ये खिसके ना। ठीक है, ऐसे ही चारों कोनों में इन्होंने ऑलरेडी गांठ लगा रखी है। ये एक बार दिखा दीजिए सिस्टर, आपने उसको कैसे अंदर घुसाया हुआ है, वो गांठ वाला हिस्सा आपने कॉर्नर में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इधर अंजना सिस्टर ने ऑलरेडी गांठ लगाया हुआ है, इससे अंदर घुसा दिया है। ये इसको क्या बोलते हैं? मेटीज। ओके, ये मेटीज यानी जो पेशेंट अगर पॉटी अगर करता है तो जिसकी वजह से बेडशीट ज़्यादा ख़राब ना हो, उसके लिए हिप के नीचे ये लोग मेटीज लगा रहे हैं। ये करीब 50% पेशेंट के नीचे इन्होंने ऑलरेडी वो बेडशीट घुसा दी है और अब ये पेशेंट को अपोजिट साइड में करवट दिलाएंगे। अपोजिट साइड में इन्होंने पेशेंट को करवट दिलाया है और अब ये जो पुराना जो मेटीज था उसको निकाल के इन्होंने फेंक दिया है और जो इस साइड से इन्होंने जो बेडशीट घुसाई थी तो ये पुरानी वाली बेडशीट ये हटा ले रहे हैं और जो दूसरी न्यू बेडशीट है जो कि उन्होंने उधर से टेढ़ा करके इनको ये किया था, अंदर घुसाया था, उसको अब ये बाहर की तरफ इस साइड में निकाल ले रहे हैं। तो पेशेंट को बिना उठाए लेटे ही पेशेंट की कैसे बेडशीट हम चेंज कर सकते हैं, ये तीनों सिस्टर हमको करके दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को शायद दिखने में हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, बट एक्चुअली विद प्रैक्टिस ये मेरे को लगता है शायद 5 मिनट से भी कम टाइम में ये हमारे जो स्टाफ हैं ये इजीली ये काम कर लेते हैं। तो ये तो था कि बेडशीट कैसे चेंज करना है। अभी हम देखेंगे कि करवट कैसे दिलाना है पेशेंट को। पेशेंट को करवट दिलाने के लिए क्या सक्शन कर लेंगे क्या पहले? जो अच्छा ठीक है जी। तो पेशेंट को करवट दिलाने के लिए पहले जिस तरफ आपको करवट दिलाना है उससे अपोजिट डायरेक्शन में पेशेंट को ले जाना है। आप देख रहे हैं कि ये इस साइड में करवट दिला रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो ये पहले लेफ्ट हैंड साइड में पेशेंट को लेके गए। अभी आप देखेंगे कि ये जो करवट दिलाने के टाइम पे ये जो घुटनों की पोजीशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो घुटना है ये जिस साइड में करवट दिला रहे हैं उसके अपोजिट साइड का घुटना ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए और जो नीचे वाला घुटना है यानी कि ये पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो पेशेंट आप देखेंगे कि इजीली करवट लेके लेटा हुआ है। ये हाथ की भी आप पोजीशन देख सकते हैं कि जो नीचे वाला हाथ है वो ऊपर की तरफ रहेगा और ऊपर वाला हाथ नीचे की तरफ, इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं पेशेंट का बैक साइड में एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार सिस्टर करो, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के रखना सिस्टर। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह से थोड़ा सा, हाँ इस तरीके से। तो ये आप देखेंगे कि पेशेंट का
करीब 75%, एक मिनट सिस्टर बैक का एरिया दिखा दें, कि 75% ऑफ एरिया बैक का वो अवे फ्रॉम द बेड है, यानी कि बेड के टच में नहीं है। तो यहाँ पे पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जब अपोजिट साइड में आप जब दोबारा इस साइड में करेंगे तो अपोजिट साइड की बैक आपका पेशेंट के टच में नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सिस्टर सरिता, सिस्टर गौरी एंड सिस्टर अंजना, थैंक यू जी। तो जैसे आपने देखा कि बेटर ये होगा कि जब भी आप बेडशीट चेंज करते हैं एक बार तो आप पोजीशन तभी करा दीजिए। आई वुड सजेस्ट कि दिन में कम से कम एक बार बेडशीट ज़रूर चेंज होनी चाहिए, और ज़्यादा होता है तो आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है, बट मिनिमम कम से कम एक बार बेडशीट ज़रूर चेंज हो। और जब भी बेडशीट चेंज होती है तो पेशेंट को बिना उठाए कैसे हम बेडशीट चेंज कर सकते हैं, वो मैंने इस टेक्निक के अंदर आपको बताने की कोशिश की है। दूसरा, जो पोजीशन आपको कम से कम हर 2 घंटे में, और अगर उतना नहीं हो पा रहा तो मिनिमम 3-4 घंटे में एक बार ज़रूर आपको पोजीशन करना है। कोशिश ये करना है कि पेशेंट का केवल 25% ऑफ हिस्सा बॉडी का वो ही बेड से टच हो, और वो जो 25% जो हिस्सा है वो भी अगले 2 घंटे बाद अपोजिट साइड में टर्न हो जाएगा, तो वो वाला हिस्सा भी अवे फ्रॉम द बेड हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना कम टाइम के लिए पेशेंट का कोई भी बॉडी पार्ट बेड के टच में रहेगा, उतना वहाँ पे बेड सोर होने के या घाव होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हमारे 2-3 साल जब से मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, और पहले भी मेरे पूरे करियर के अंदर जो आईसीयू के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर मुश्किल से 1% या आधा % किसी पेशेंट को बेड सोर हुआ होगा, नहीं तो हमारे यहाँ पे कभी बेड सोर नहीं होते। एंड दैट इज़ सोलेली बिकॉज ऑफ नर्सिंग केयर। तो इसके अंदर नर्सिंग केयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी पेशेंट को बेड सोर नहीं हो रहा तो आप ये समझ सकते हैं कि नर्सिंग केयर बहुत ही अच्छी हुई है। बेड सोर अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि उसके ऊपर अच्छे से मेहनत नहीं की गई, वट एवर कुड बी द रीजन, बट उसको पोजिशनिंग अच्छे से नहीं दिलाया गया। बेड सोर ना हो इसके लिए अलग अलग तरीके के मेट्रेसेस भी अवेलेबल हैं, जो कि एयर मेट्रेस होते हैं, वाटर मेट्रेस होते हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। बट उनको यूज़ करने के बावजूद भी आपको पोजीशन तो कराना ही है। जो भी मेट्रेस आते हैं, वाटर मेट्रेस या एयर मेट्रेस, दे आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी ही होगी अगर पेशेंट को ठीक रखना है, अगर पेशेंट को ठीक तरीके से मतलब वापस इस लायक बनाना है कि वो एक अपनी जब वो होश में आता है ऑफ कोर्स, तो उसके बाद एक हेल्दी लाइफ वो जी सके। और अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए बेड सोर ऑलरेडी हो गया है तो उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं बचते हैं। अगर पेशेंट का छोटा मोटा बेड सोर है तो हम उसमें ऑइंटमेंट लगाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, जो भी रिकमेंडेड है वो मेडिसिन वगैरह लगाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का बड़ा बेड सोर हो गया है तो फिर हमको उसको प्लास्टिक सर्जरी वालों को या सर्जरी वालों को दिखाना होता है, एंड देन दे डिसाइड कि इसको केवल ड्रेसिंग से ठीक किया जा सकता है या उसको ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रेड 4 बेड सोर हो गया या ग्रेड 3 बेड सोर हो गया, जो कि अब मेडिसिन से ठीक होने लायक नहीं है। उनका ऑपरेशन भी किया जाता है, इवन देन वो बेड सोर ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि बेड सोर का जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है कि पेशेंट शुड बी आउट ऑफ द बेड। पेशेंट बेड पे होना ही नहीं चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोमा पेशेंट्स को अगर बेड पे नहीं रखेंगे तो कैसे रखेंगे? उनको तो हवा में तो हम लेटा के नहीं रख सकते। तो इसलिए ये मैं आपको बहुत जोर देके और बहुत स्ट्रांगली आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी कोमा पेशेंट या पैरालिसिस पेशेंट हैं जो कि अपनी केयर नहीं कर सकते, उनको पोजीशनिंग मस्ट है। मतलब पोजीशनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना पीना, पोटी करना, पेशाब करना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल उनको बेड सोर होने ही वाला है। तो आई होप आपको इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी कि कैसे पोजीशन करते हैं या बेड सोर करते हैं। इस पेशेंट को जैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो बेड सोर जब करते हैं, ख़ासतौर से ट्रेकियोस्टोमी जब पेशेंट को होता है तो उसके अंदर वो पेशेंट, जैसे आपने देखा होगा कि ये पेशेंट भी खांसी कर रहा था, तो बेटर रहेगा कि आप पहले अगर एक बार सक्शन कर लेंगे और उसके बाद पोजीशन करेंगे तो आपको पोजीशनिंग के बाद सक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईसीयू के अंदर तो ऑफ कोर्स हम लोग 24/7 मतलब अवेलेबल होते हैं सक्शनिंग के लिए। बट अगर आप मान लीजिए किसी नर्सिंग स्टाफ को बुला रहे हैं या किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो कि सक्शनिंग में कॉम्पिटेंट है और आपको नहीं आता, तो बेटर होगा कि जब भी वो आते हैं सक्शनिंग के लिए उसी समय आप उनके साथ में मतलब पोजीशनिंग कर लेंगे, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी। मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में आप अगर इसको करेंगे तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।